बजट की तैयारियों में जुटी है, लेकिन एक आम आदमी की बजट विश लिस्ट तैयार हो चुकी है। हर कोई यही चाहता है कि सरकार बजट 2015 में एक आम निवेशक के बचत को सबसे ज्यादा तरजीह दे। इसी को ध्यान में रखते हुए कोई टैक्स की छूट की सीमा यहां बढ़ाने की मांग कर रहा है, तो कोई लोन पर ब्याज की राहत मांग रहा है। कुछ लोग नई इन्वेस्टमेंट स्कीम के इंतजार में हैं, तो कई ऐसे लोग हैं जो रिटायरमेंट प्रोडक्ट से जुड़े ऐलान सुनना चाहते हैं। इस खास शो में हमारा मकसद यही है कि हम आपकी विश लिस्ट FM तक पहुंचाएं, साथ ही आपको ये भी बताएं कि अगर आपकी विश पूरी हुई तो आपकी जेब पर, आपकी जिंदगी पर इसका कैसा असर होगा। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और बजट के इस खास कार्यक्रम ऐसे बनेगा पैसा में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस खास शो में शामिल हो रहे हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के डायरेक्टर पंकज मटपाल और फेशियो मैक्सिलरी सर्जन डॉक्टर गरिमा देवरानी। आप दोनों का ही इस शो पे स्वागत है। डॉक्टर गरिमा, आपकी और हमारी तरह बजट 2015 से कई उम्मीदें लगाई बैठी हैं। कुछ मांगे हैं उनकी जो कि एक प्रोफेशनल होने के नाते ये चाहती हैं अगर पूरी हो जाए तो न सिर्फ ये बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगी बल्कि बतौर डॉक्टर ग्रो भी कर पाएंगी। तो यहाँ पे डॉक्टर गरिमा मुझे ये बताएं कि आप डॉक्टर हैं, आपकी स्पेशलिटी क्या है और खासतौर से बजट 2015 को अगर मैं ध्यान में रखूं तो आपकी उम्मीदें क्या हैं, आपकी मांगे क्या हैं? मेरी जो स्पेशलिटी है ये इट्स अ स्पेशलिटी ऑफ डेंटल ब्रांच। आफ्टर डेंटिस्ट्री इट्स अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच। इसमें क्या होता है कि कोई भी सर्जरी जो दांत या जबड़े की हड्डी से रिलेटेड होती है उसकी सर्जरी हम परफॉर्म करते हैं और इसी फील्ड में हम एक्सीडेंट, ट्रॉमा और आप आगे देखें तो कैंसर के पेशेंट्स, मुंह का कैंसर, इन सब की ट्रीटमेंट इसी स्पेशलिटी में होती है। तो ये इसका एक एस्पेक्ट है। और आप कब से हैं इस प्रैक्टिस में? मैं 2 साल से अभी मैंने फिनिश किया है अपनी ट्रेनिंग मास्टर्स और अभी मैं 2 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। चलिए, तो यहाँ पर आप इस खास कार्यक्रम में आई हैं आज हमारे साथ। बताएं कि आपकी बजट को लेकर उम्मीदें क्या हैं? बजट को लेकर उम्मीदें ये हैं कि जैसे कि आप जानते हैं एज अ मेडिकल प्रोफेशनल हमें कम से कम 5 मिनिमम ईयर्स से अराउंड 12 ईयर्स 10 ईयर्स तक लग जाता है वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेने में। और अधिकतर लोग इस ट्रेनिंग के दौरान लोन्स वगैरह लेते हैं। तो वंस यू फिनिश योर ट्रेनिंग उसके बाद जब आपको एक स्टार्टअप करना होता है तो वो भी एक तरह का आपको काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। तो इस बजट से मुझे ये लगता है कि हमें एज अ मेडिकल प्रोफेशनल इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिलने चाहिए और टैक्स हॉलीडे एटलीस्ट फॉर 5 ईयर्स मिलना चाहिए। ताकि प्रोत्साहन मिले यंग डॉक्टर्स को अपना यूनिट लगाने में, अपना क्लिनिक सेटअप करने में। अपार्ट फ्रॉम दैट जो टैक्स स्लैब है उसमें भी थोड़ी बहुत रियायत मिले तो अच्छा रहेगा। चलिए, यहाँ पर अब बढ़ते हैं हमारे आज के फाइनेंशियल प्लानर की ओर। पंकज जी, ये बताएं, यहाँ पे गरिमा ने तो काफी सोची समझी मांगे रखी, आप भी मानते होंगे, लेकिन इसमें से मेरे ख्याल से कुछ हाईली एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट्स है, ऐलान है जिनकी उम्मीद हम कर सकते हैं ओवरऑल बजट में। अगर हम पर्सनल फाइनेंस की स्पेस को ध्यान में रखें तो किस तरह के बजट ऐलानों की यहाँ पर उम्मीद की जाए? कविता, देखिए, जो अभी गर्मे जी ने बोला बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि जैसे हमारे देश में बात करते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो टैक्स फ्री होती है, इसी तरह से जो MSME सेक्टर है या फिर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी एक देश के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बैकबोन है। तो अगर इस तरह की बातें हों, इस तरह कुछ ऐलान हो जहां पर उनको टैक्स ब्रेक मिले या फिर जैसे इंटरेस्ट में फ्री ना सही पर कुछ सब्सिडी मिले तो उससे काफी प्रोत्साहन मिलेगा और उनको अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने में या फिर वो बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प होगी। ये एक बात है। लेकिन दूसरी बात जहां तक है पर्सनल फाइनेंस एंगल से, हम लोग ये सोचते हैं कि जितना भी हम कमाते हैं वो हमारे हाथ में कितना बचता है। तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि टैक्स के स्लैब कुछ इस तरह से हो कि जिनकी इनकम कम है उनको कम टैक्स पे करना पड़ता है पर और कम करना पड़े, क्योंकि जो कम की डेफिनेशन है वो भी चेंज होती जाती है समय के साथ में। तो टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव हो जिसकी वजह से अपने पास जो नेट कैश फ्लो है उसको मैनेज करने में आसानी हो। तो इस तरह की कुछ उम्मीदें कर सकते हैं हम इस बार। एक तो क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी मैं उम्मीद करता हूं सरकार से कि कुछ ऐसे ऐलान करेगी जिससे डेफिनेटली उन लोगों को हेल्प होगी। और अभी इंडिया तो मैं देख रहा हूं यहाँ पर कि बहुत सारे स्टार्टअप नए स्टार्ट हो रहे हैं। लोग बिल्कुल इस तरफ ध्यान दे रहे हैं कि अपना खुद का कुछ बिजनेस किया जाए, जॉब लेने की बजाय जॉब देने वाला बना जाए।
तो इसमें सरकार को कुछ मदद करनी होगी। साथ में टैक्स स्लैब तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं इस बार कुछ होंगे। और उसकी हम बात करें जैसे अभी जो स्लैब हैं बेसिकली आपकी अगर 2,50,000 तक की अगर इनकम है इंडिविजुअल की तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। 2,50,000 से लेकर फिर 5 लाख तक 10%, 5 से 10 लाख तक 20%, 10 लाख के अबव होता है तो 30% टैक्स ब्रैकेट में आप आते हैं। तो जैसे इनकम ज्यादा होती है ऐसे ही आपका टैक्स बढ़ता जाता है। लेकिन उसमें अभी बदलाव की उम्मीद है। एक तो जो बेसिक एग्जाम लिमिट है वो क्योंकि लास्ट बजट में बढ़ाया नहीं था, तो उसको भी शायद 2.5 से बढ़ाकर उसको 3 लाख किया जा सकता है। लेकिन उससे बड़ी बात है जो अभी 5 लाख के ऊपर जाने पर आप 20% में आ जाते हैं उसमें स्लैब में, तो उसमें बदलाव नहीं हुआ था लास्ट बजट में। इस बार उम्मीद की जा सकती है कि वो 5 लाख की जगह पर 7 लाख या 6 लाख हो और जो 10 लाख के ऊपर 30% ब्रैकेट है उसको बढ़ाकर 12 लाख कर दिया जाए, तो उससे थोड़ा सा अपना पैसा अपने पास बचेगा। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम ऐलान होगा मेरे ख्याल से जो हर किसी को इंतजार है इस तरह के ऐलान का। लेकिन क्या इंश्योरेंस और रिटायरमेंट को लेकर भी आप उम्मीद कर रहे हैं किसी तरह के अनाउंसमेंट की? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर क्या है, रिटायरमेंट के ऊपर लास्ट बजट में भी अनाउंसमेंट हुआ था, कुछ रिटायरमेंट स्कीम्स की बात की थी। और ऑलरेडी यहाँ पर हम अगर बात करें जैसे एनपीएस है, नेशनल पेंशन सिस्टम, लेकिन उसको अलग से कुछ बूस्ट नहीं मिला। रीजन ये है कि लोग टैक्स सेविंग के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। अगर वैसे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो एटलीस्ट टैक्स बचाना है, तो वहां पर जैसे पहले लिमिट 1 लाख की थी एटीसी के अंतर्गत, अभी वो 1 लाख से बढ़कर 1.5 लाख हुई, तो लोगों ने 1.5 लाख करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर हम रिटायरमेंट की बात करें स्पेसिफिक, उसके अलग से कोई बेनिफिट नहीं है। उस 1.5 लाख में आप इंश्योरेंस बाय करो या एफडी करो, एनएससी बाय करो, कुछ भी कर सकते हो, रिटायरमेंट प्लान भी बाय कर सकते हो। लेकिन अगर उसको अलग से रखा जाए कि आपकी जो भी लिमिट है उसके अलावा ओवर एंड अबव, चाहे वो एनपीएस की बात हो या फिर जो म्यूचुअल फंड के रिटायरमेंट स्कीम्स की बात है, उनको अगर इस 1.5 लाख से बाहर रखा जाए तो उससे डेफिनेटली लोगों में एक अलग से थोड़ा अट्रैक्शन होगा उस स्कीम के लिए, वो बेहतर होगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे कई सारे ऐलानों की उम्मीद एक आम निवेशक को है बजट 2015 से। लेकिन गरिमा की उम्मीदें और बजट में एक्सपेक्टेड ऐलानों के बाद गरिमा को क्या निवेश रणनीति अपनानी चाहिए, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। बजट 2015 से एक आम निवेशक को क्या उम्मीदें करनी चाहिए, ये तो हमने आपको बता दिया। हमने डॉक्टर गरिमा की बजट विश लिस्ट पर चर्चा की और हमारे एक्सपर्ट ने मुमकिन ऐलानों को हाईलाइट किया। लेकिन इन ऐलानों का आपकी जेब और जिंदगी पर कैसा असर हो सकता है, ये समझना भी जरूरी है। साथ ही पोटेंशियल ऐलानों को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल प्लानिंग की तैयारी भी अभी से कर ली जाए तो अच्छा रहेगा। तो चलिए यहाँ पे अब शुरू करते हैं। और सबसे पहले पंकज जी, बजट में जो एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट है, जैसे कि आपने अभी अभी मेंशन किया है, उन्हें ध्यान में रखते हुए गरिमा को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से करनी चाहिए? तो मेरे ख्याल से जो एंटरप्रेन्योर्स को बूस्ट देने की बात आपने कही है, जो आपने जिक्र किया था कि इसको बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं, ऐसे क्या कदम है जिसकी वजह से हमें लगता है कि गरिमा का जो क्लिनिक खोलने का सपना है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा? नहीं, क्योंकि इस तरह की क्लिनिक में काफी खर्चा होगा। एक तो क्या होता है कि आप कोई भी अगर क्लिनिक सेटअप करते हैं तो उसकी कॉस्ट तो है ही है, प्लस मेडिकल प्रोफेशन में थोड़े से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का एक्सपेंस जो होता है और स्पेशली डेंटल सर्जरी में कुछ ज्यादा ही होगा। तो उसके ऊपर अगर इनको कुछ छूट मिले, एक तो इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर कुछ टैक्स में छूट हो और साथ में जो जिसे उन्होंने बोला कि स्टार्ट करने के लिए इनको छूट मिले, तो ये जो सपना है वो जल्दी पूरा होगा। तो अभी क्योंकि अगर हम बात करें आज की डेट में, अगर इस चीज के लिए 10 लाख का खर्चा होता है तो अगर ये 2 साल के बाद करती हैं तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन के साथ साथ वो और बढ़ जाएगा। तो उस वक्त तक इनको अगर आज 10 लाख की जरूरत है, कल को शायद 11.5-12 लाख की जरूरत होगी, तो उस 12 लाख के लिए कैसे लोन सस्ते सस्ता मिले, ताकि ये जो टाइम होगा जब शुरुआत में इनकम बहुत ज्यादा नहीं होती कोई बिजनेस में, तो वो जो पीरियड है उसको रिकवर करने के लिए, उसको कवर करने के लिए उनके पास सुविधा होनी चाहिए। या तो जो लोन का रिपेमेंट है उसको कुछ आप डेफर कर सकें, जैसे कि एजुकेशन लोन में होता है, इस तरह की सुविधाएं हों, या फिर कुछ ये हो कि जो इंटरेस्ट रेट कम है उससे फायदा मिलेगा। तो ये तो बात थी कि क्लिनिक
को लेकर अगर क्लिक करना है, गोल है, मैं बता दूं दर्शकों को भी कि 2 साल में इन्हें 10 लाख रुपए चाहिए अपना क्लिनिक का गोल पूरा करने के लिए। और यहाँ पे अगर कुछ रियायतें आ जाती हैं, एंटरप्रेन्योर्स को बूस्ट देने के लिए कुछ अनाउंसमेंट्स दी जाती हैं, तो आपको शायद काफी हद तक मदद मिल जाएगी, वरना आपका ये जो आर्थिक गोल है वो बढ़ जाएगा। टैक्स स्लैब पर आते हैं, ये बहुत ही हाईली एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट्स हैं जिसका मेरे ख्याल से इंतजार भी सभी कर रहे हैं। सालाना 8 लाख इनकम है यहाँ पर गरिमा की। किस तरह से अगर टैक्स स्लैब्स में बदलाव किया जाता है तो इन्हें फायदा होगा? कविता जी देखिए, पहली बात यह है कि जैसे 8 लाख की इनकम है, क्योंकि किसी भी प्रोफेशनल के लिए जो उनके एक्सपेंस होते हैं उनको वो सेट अप कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात होती है कि जब एक्सपेंस की बात करते हैं, आई मीन प्रोफेशनल एक्सपेंसेस जो भी होते हैं उसको सेटअप कर सकते हैं। उसके अलावा जो इनको इन्वेस्टमेंट के लिए अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख की लिमिट है, उसको पूरा करेंगे तो वो जो टैक्सेबल इनकम है और कम आ जाएगा। बट यहाँ पर अगर लेके चलो कि इनकी इनकम जो टैक्सेबल है वो अगर 8 लाख है, तो आज की तारीख में उनको 85,000 रुपीज प्लस सेस ये टैक्स चुकाना होता है। लेकिन जो हमने स्लैब की बात की कि बेसिक एग्जाम लिमिट थोड़ा बढ़ जाए, हमारे जो स्लैब्स हैं वो भी बढ़ जाएं, तो हिसाब से इनको टैक्स 70,000 रुपया आएगा 85 की जगह, तो 15,000 रुपये इनको नेट इनके हाथ में बचेंगे। तो ये क्योंकि इनकम इनकी 10 लाख के नीचे है, इसके लिए फायदा जो हो रहा है वो 15,000 रुपए का उसके ऊपर सीधा सीधा फायदा दिखाई दे रहा है। बट यही अगर हम बात करें किसी की इनकम 15 लाख हो मान लीजिए, तो 15 लाख के लिए आज की तारीख में टैक्स 2,75,000 रुपीज का आता है। लेकिन अगर ये जो मैंने भी स्लैब की उम्मीद की है, ये अनाउंसमेंट नहीं है बट हम उम्मीद कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो स्लैब है वो चेंज नहीं हुए थे लास्ट टाइम, तो इस बार उसकी होने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो जैसे अभी अगर टैक्स 2,75,000 रुपीज आता है 15 लाख की इनकम पर, वो घटकर 2,40,000 हो जाएगा। तो इसके लिए आदमी को बजट से बहुत उम्मीद होती है, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट है। कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट होते हैं कि देश का विकास होगा तो हमारा विकास होगा, हमारे क्या बेनिफिट्स होंगे। लेकिन ये जो चीजें होती हैं तो इमीडिएटली जिस दिन बजट अनाउंस होता है, लोग अपनी सैलरी अपनी इनकम पे कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि हर महीने मुझे क्या 2,000 रुपए 4,000 रुपए एक्स्ट्रा बच रहे हैं या नहीं बच रहे हैं, और बच रहे हैं तो उसको कैसे स्मार्टली इन्वेस्ट किया जाए ताकि जो अपने गोल अचीव करने में दिक्कत आ रही थी वो हो सके। बिल्कुल यही मकसद है हमारे इस शो का भी। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमने आपको बता दिया कि आपको किस तरह से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए बजट अनाउंसमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, लेकिन आपके कुछ और गोल्स भी हैं गरिमा जो आपने सेट किए हैं, जिसमें से आपको एक क्लिनिक खोलना है। आपने बताया कि आपको 2 साल में कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए इसके लिए। चाइल्ड एजुकेशन का भी क्या आपका कोई गोल है? हाँ, आज में भी आफ्टर 20 साल के बाद मैं चाहूंगी कि एक चाइल्ड एजुकेशन के लिए मेरे पास एक अमाउंट हो जो उस टाइम सफिशिएंट हो मेरे बच्चे के। कितना 50-60 लाख अराउंड? हाँ, 70-80 आप मान लीजिए। इसके अलावा क्या आप रियल एस्टेट में भी कुछ निवेश करना चाहते हैं? हाँ, मैं रियल एस्टेट में मेरा ये एम है कि मैं एक पीस ऑफ लैंड खरीदूं नेक्स्ट 5 to 8 years में, और अराउंड 1 एकड़। तो वो भी एक मेरा एक एम है। तो चलिए, तो फिर यहाँ पर हमने अभी गरिमा की गोल्स तो सुन लिए हैं, लेकिन बजट ऐलानों का आपकी बचत और निवेश पर यहाँ पर कैसा असर होगा इस पर हमने कर ली है चर्चा। लेकिन फाइनेंशियल गोल्स भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको हासिल करने के लिए कब, कहाँ और कितना निवेश करना चाहिए, खासतौर से गरिमा अपने आर्थिक लक्ष्य को कैसे अचीव कर सकती हैं, ये बताएंगे इस ब्रेक के बाद। किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग का मकसद होता है लक्ष्य को हासिल करना, क्योंकि गरिमा ने भी अपने 3 अहम गोल हमें बताए हैं। तो हम ये पता करते हैं अब कि ये गोल कब और कैसे हासिल होंगे। लेकिन उससे पहले गरिमा ने जो अपना करंट पोर्टफोलियो बनाया है उसकी जानकारी मैं दे देती हूँ आपको। पीपीएफ में इन्होंने डाल रखे हैं 2 लाख रुपए, फिक्स डिपॉजिट में इनके 5 लाख रुपए है, यूलिप 10,000 रुपए डालती हैं ये सालाना उसमें, और जो सेविंग्स है इनकी करीब 2 लाख रुपए के आसपास है। तो इनका जो फिलहाल का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है पंकज जी कुछ इस तरह है, और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमें अब इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, खासतौर से इनके जो 3 बड़े गोल्स हैं जो कि मेरे ख्याल से मिड टू लॉन्ग टर्म है, उन्हें ये कैसे पूरा कर सकती हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इनकी चाइल्ड एजुकेशन से। बिल्कुल, देखिए उससे पहले वैसे क्योंकि इससे पहले इनको क्लिनिक भी सेटअप करना है, उससे पहले आएगा तुरंत है, क्योंकि तुरंत है। तो इसमें यह है कि सेविंग बैंक में 2 लाख रुपए पड़ा हुआ है, क्योंकि सेविंग बैंक में इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है। आपकी सिर्फ कंटिजेंसी के लिए थोड़ा बहुत और रोज की जरूरत के लिए आपको सेविंग बैंक में पैसा रखना चाहिए, बाकी
बाकी पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वहां मेरी सलाह ये होगी 2 लाख में से 50,000 रुपये सेविंग बैंक में रख सकती हैं, बाकी का जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करें। साथ ही जो फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट के पर भी जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी लिमिटेड है। अभी आज क्योंकि बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस होते हैं जहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको मिल जाए, लेकिन टाइम कम है, तो उस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि 2 साल में अगर ये उम्मीद करती हैं कि क्लिनिक स्टार्ट करना है, उस तरह के इंस्ट्रूमेंट बता सकते हैं। बट सलाह ये होगी कि वहां पर अगर सेविंग बैंक से 1.5 लाख रुपए और प्लस जो एफडी है अगर वो मैच्योर हो रही है नियर टर्म में, तो उससे से भी जो पैसा मिलता है मैच्योरिटी का, एटलीस्ट आधा पैसा, आधे को फिर से एफडी कर दीजिए, बट आधे पैसे को कुछ डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या फिर जैसे मंथली इनकम प्लान होते हैं, ये मंथली इनकम प्लान जो होते हैं इसमें क्योंकि इक्विटी बहुत कम होती है, 5% से 25% तक इक्विटी, बाकी का जो होता है डेट में होता है। तो इससे क्या होगा, क्योंकि अभी इक्विटी मार्केट से भी हम थोड़ा अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, साथ ही रेट कट सिनेरियो में डेट मार्केट से भी आप अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद करते हैं। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आपके रिटर्न्स फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न से थोड़ा ज्यादा मिल सकते हैं। गरिमा को पंकज जी ये भी समझाना होगा कि यहाँ पे सिर्फ 2 साल की अवधि है, इसीलिए हम डायरेक्ट इक्विटी में इनका निवेश नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो इसके लिए यहाँ पर जो गोल की बात थी, एक तो जो पहले का पैसा है उसको स्मार्टली इन्वेस्ट करें, साथ में क्योंकि इनका लक्ष्य जो है वो 11.5 लाख, क्योंकि 10 लाख आज की रेट में है तो बढ़ के 11.5-12 तक पहुंच जाएगा इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो मैं राय दूंगा कि इनको हर महीने करीब 14,000 रुपीज और इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसके लिए। तो जैसे मैंने इनकम बताया और इनकम के आगे इनके एक्सपेंसेस जो है, इनके पास सरप्लस पैसा बचता है और ये उसको कर सकते हैं। तो ये 14,000 रुपीज पर मंथ, अगेन आप इक्विटी में ना करें, टाइम बहुत कम है, लेकिन डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या फिर जो MIP स्कीम है उस तरह की स्कीम में ये इन्वेस्ट कर सकती हैं, वो इनके लिए एक उपाय है। दूसरी बात है चाइल्ड एजुकेशन। देखिए चाइल्ड एजुकेशन में अभी बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि 30 लाख आज की डेट में, क्योंकि अगर उस तरह की एजुकेशन जो चाहती है अपने बच्चे के लिए, उसकी कॉस्ट आज करीब 30 लाख होती है, क्योंकि 20 साल के बाद होगा। और एजुकेशन में देखा है हमने कि जो कॉस्ट है वो करीब 10% से बढ़ती है, तो ये खर्चा होगा करीब 2 करोड़ रुपए का। तो 2 करोड़, लेकिन समय बहुत है इनके पास में। अब साथ में ये भी है, इन्होंने अपना गोल जो रिटायरमेंट है वो नहीं बोला, नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पर पेंशन तो मिलेगी नहीं अगर ये अपना खुद का सेटअप करते हैं। और इस तरह की प्रैक्टिस में एक लिमिट के बाद आप शायद वो सब अपना कंटिन्यू ना कर पाए प्रैक्टिस को। तो रिटायरमेंट तो किसी के लिए भी है, अपना खुद का बिजनेस हो या जॉब हो, बहुत जरूरी है प्लानिंग करना। तो कई बार क्या होता है, लोग इमोशन में सिर्फ बच्चे के एजुकेशन की प्लानिंग करते हैं लेकिन बाकी चीजें भूल जाते हैं। बट ध्यान देने वाली बात है, दोनों चीज इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो मैं सलाह दूंगा, अगर 2 करोड़ में से हम ऐसी प्लानिंग करें कि 1 करोड़ रुपया इनको जुटाना है, बाकी का लोन से प्लानिंग की जा सकती है। तो 1 करोड़ जुटाने के लिए एक स्ट्रेटेजी बताता हूं, आप 6,000 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट कीजिए अभी से, और इस इन्वेस्टमेंट को हर साल 10% से बढ़ाते जाइए। लगभग इस बार अगर 6,000 कर रहे हैं तो अगली बार आप 6,600 रुपया हर महीने इन्वेस्ट कीजिए, उससे अगले साल फिर 10% बढ़ाते जाइए। इस तरह से इनको ये 1 करोड़ जुटाना आसान हो जाएगा। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट क्योंकि लंबी अवधि की है, तो सलाह है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड, अच्छे डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए आप निवेश कीजिए। बिल्कुल। अगला इनका जो गोल है वो है प्लॉट खरीदना है, इन्हें अपने लिए लैंड खरीदना है। ये कैसे ये पूरा कर पाएंगे और कितना निवेश करना होगा? देखिए अभी की जो इनकम है और अभी जो इनके जो लक्ष्य हैं, क्योंकि पहला क्या होगा, थोड़ा सा एक तो लिक्विडिटी चाहिए इनको, जब अपना खुद सेटअप करेंगे क्लिनिक तो वहां पर पैसे की जरूरत पड़ती है। तो मैं सलाह दूंगा कि जो लैंड खरीदने वाला जो गोल है थोड़ा सा पोस्टपोन करें, क्योंकि अगर आप 5 साल की बात कर रहे हो, आप 2 साल के बाद तो क्लिनिक स्टार्ट करोगे, उसमें अच्छी इनकम आने का टाइम भी जाएगा और उस वक्त आपको लिक्विडिटी की जरूरत पड़ेगी। और दूसरी बात, अगर 80 लाख का है, जब तक ये लेंगी वो कॉस्ट और बढ़ जाएगी, तो उसको अभी फिलहाल अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन इनकी जिस तरह की प्रैक्टिस हम बात कर रहे हैं उसमें इनकम की कोई लिमिट नहीं है, और हम प्रार्थना करते हैं कि बहुत सी प्रैक्टिस चले तो डेफिनेटली इनकम बहुत बढ़ेगी। उसके बाद में हम बात करेंगे उसकी कैसे वो अचीव किया जाए। बट उसके लिए भी सलाह यह है कि लंबी अवधि है, इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके पास बेहतर तरीका है। आप थोड़ा इक्विटी में, थोड़ा बैलेंस म्यूचुअल फंड में, इस तरह से एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाइए और उस लक्ष्य गोल को अगर थोड़ा पोस्टपोन कर लें तो बेहतर होगा। उसकी बजाय आप रिटायरमेंट की अपनी प्लानिंग करने के बारे में सोच लें तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। मेरे ख्याल से वो एक अहम गोल था जो मिस है आपके पोर्टफोलियो में। आपको कुछ कहना है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में?
फाइनेंशियल प्लानिंग तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। उन्होंने बहुत विस्तार से मुझे जो बताया और जो पॉइंट्स मैं नहीं सोच पा रही थी उसके बारे में भी आपने मुझे बताया, तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मकसद है हमारे शो का। तो यहाँ पर गरिमा की कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई है। हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे बताए सुझावों को लागू करेंगी और अपने लक्ष्य हासिल करेंगी। अगर गरिमा की तरह ही आपके मन में भी निवेश, टैक्स या इंश्योरेंस से जुड़े कुछ सवाल है तो घबराइए मत, क्योंकि CNBC आवाज की फाइनेंशियल लिटरेसी की मुहिम जारी है, जिसके तहत हम बतौर फाइनेंशियल गाइड आपकी मदद करते रहते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।